हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे एपेक्स के यूट्यूब चैनल एपेक्स क्लासेस एडुटेक में। और आज हम पढ़ रहे हैं प्रत्यावर्ती धारा का लेक्चर नंबर 8। और लेक्चर नंबर 8 के अंदर हम बात करने वाले आज अनुनादी आवृत्ति के बारे में कि अनुनादी आवृत्ति क्या होती है। देखिए, इससे पिछले वाले जो वीडियो लेक्चर हैं उन वीडियो लेक्चर में हम चर्चा कर चुके हैं प्रेरकत्व के बारे में, संधारित्र के बारे में, प्रतिरोध के बारे में, और इन तीनों को एक साथ शामिल करके एक LCR नाम का एक परिपथ बनाया था। और इस परिपथ के बारे में हमने प्रतिरोध, प्रतिबाधा के बारे में बात की, उसके कलांतर के बारे में बात की। आज उसी के आगे की चर्चा की जाएगी इस वीडियो लेक्चर में। और इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि अनुनादी आवृत्ति क्या होती है, अनुनादी अवस्था क्या होती है, और एक LCR सर्किट का बिहेवियर या उसका जो व्यवहार है वो अलग अलग आवृत्तियों के साथ में कैसे बदलता है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कैलकुलेशन करना, तो यहां लिखा जाएगा अनुनादी आवृत्ति पर, या फिर अनुनादी अवस्था पर आवृत्ति निकाल रहे हैं तो पहले अनुनादी अवस्था पर लिखते हैं। चलिए, अनुनादी अवस्था पर। अनुनादी अवस्था किसको बोला गया है? तो अनुनादी अवस्था के बारे में हमने लिखा है कि XL और XC आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो अनुनादी अवस्था के लिए XL और XC आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। अब हमें पता है, वी नो दैट, हम अच्छे से जानते हैं, पुराने वाले वीडियो लेक्चर में अपन पढ़ चुके हैं कि XL बेसिकली कितना होता है, ओमेगा L होता है। और XC की वैल्यू कितनी होती है? तो XC होता है 1/ωc। इन दोनों की वैल्यू को उठा करके यहां फेंक दो, तो देखो जरा रिजल्ट क्या आता है। रिजल्ट आएगा आपका ओमेगा L इज इक्वल टू 1/ωc। यही लिखा जाएगा। ओमेगा को फेंको इधर तो L को फेंक दो उधर, तो यह लिखा गया ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC। आपको ओमेगा निकालना है तो ओमेगा निकालोगे तो उधर रूट आ जाएगा, तो इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड पे ले रहा हूं। तो ओमेगा आपका आ गया 1/√LC। और इस ओमेगा को आप यहां पे भले ही चाहो तो R लगा दो। इस R का मतलब रेजोनेंस है, जो मैंने पहले ही बता दिया है। तो ओमेगा R इज इक्वल टू आ जाएगा 1/√LC। अगर आपसे पूछा जाए कि ये ओमेगा R क्या है, तो ओमेगा R को क्या बोलोगे? ओमेगा R कहलाता है अनुनादी आवृत्ति। क्या कहलाता है बच्चों? अनुनादी आवृत्ति कहलाता है। अगर आपसे पूछा जाए L क्या है, तो L क्या है? प्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक। ठीक है ना, इसको और अच्छे से लिखे तो स्वप्रेरण गुणांक लिखेंगे, कुंडली का, कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक। और अगर आपसे पूछा जाए C क्या है, तो क्या बताओगे? संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता। जो संधारित्र उस LCR सर्किट में आपने काम में लिया है, उस संधारित्र की क्या होगी बच्चों? धारिता होगी। अब कई बार तो कोणीय आवृत्ति निकाली है। ये बेसिकली आपकी कौन सी आवृत्ति है? कोणीय आवृत्ति है। ओमेगा को बेसिकली कोणीय आवृत्ति के लिए शो किया जाता है, तो इसको बेसिकली क्या बोला जाता है? कोणीय आवृत्ति। अगर रेखीय आवृत्ति निकालनी है वो भी आप निकाल सकते हो। ओमेगा का दूसरा नाम क्या होता है? कई बार बता चुका हूं कि ओमेगा का दूसरा नाम होता है 2πf। इस ओमेगा को लिख रहा हूं, ओमेगा को क्या लिखा जा सकता है? 2πf। और रेजोनेंस निकाल रहे हैं तो R लिख लो। ठीक है, और आगे वाली फॉर्मूला तो एज इट इज रहेगा 1/√LC। तो अगर मैं यहां पे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकालूं, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बेसिकली 2π को उधर भेज दो, तो ये बन गया 1/2π√LC। ये आपकी आ गई रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। इसको बोलते हैं अनुनादी रेखीय आवृत्ति। क्या बोला जाता है बच्चों इसको? अनुनादी रेखीय आवृत्ति। ये बेसिकली आपकी रेखीय आवृत्ति कहलाती है। तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी कि एक जो LCR परिपथ होता है, उस LCR परिपथ के अंदर तीनों अवयव जुड़े होने के बावजूद भी हम उसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। अगर अनुनाद से पहले रखोगे तो संधारित्र का व्यवहार ज्यादा हो जाएगा, अनुनाद पे रखोगे तो वो प्रतिरोध की तरह व्यवहार करेगा, और अनुनाद के बाद में रखोगे तो वो प्रेरकत्व की तरह व्यवहार करेगा। मतलब एक ही उपकरण है,
आवृत्ति बदलने के साथ साथ उसका व्यवहार बदलता जाता है। और ये अनुनादी आवृत्ति तो जरूर ध्यान रखना, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि अनुनादी आवृत्ति का क्या डेरिवेशन होता है और किसे कहते हैं। तो अनुनादी आवृत्ति वो आवृत्ति होती है जिसके ऊपर प्रेरणीय प्रतिघात और धारितीय प्रतिघात दोनों की वैल्यू आपस में बराबर हो जाती है, उसे बोलते हैं अनुनादी आवृत्ति। और ये अवस्था क्या कहलाती है? अनुनादी अवस्था कहलाती है। क्लियर है बच्चों ये बात? तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। अब देखिए इसके ऊपर बेस अगर क्वेश्चन देखा जाए कि किस तरीके से इसका क्वेश्चन लिया जाएगा, तो जरा ध्यान दीजिए। जैसे तो देखिए नया अपन एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। एग्जांपल से अपन इसको समझते हैं कि कोणीय आवृत्ति जो है वो कैसे अपने को फाइंड करवाई जाती है। तो कोणीय आवृत्ति के लिए मान लीजिए आपको एक परिपथ दे दिया गया, आर दे दिया, मान लीजिए आपको 50 ओम, प्रेरकत्व आपको गिवन है, प्रेरकत्व आपको दे दिया 200 मिली हेनरी, और संधारित्र दे दिया जिसकी धारिता आपको दे दी गई 10 माइक्रोफैरड, और इसको आपने जोड़ दिया प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ। प्रत्यावर्ती धारा का जो वोल्टेज है वो 220 वोल्ट है, और आपको बोल दिया गया किस आवृत्ति पर परिपथ का व्यवहार प्रतिरोध की तरह होगा, प्रतिरोध की भांति होगा। तो देखिए क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा है, अनुनादी आवृत्ति कहीं वर्ड लिखा ही नहीं है, लेकिन पूछा ये बेसिकली अनुनादी आवृत्ति का ही क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है कि किस आवृत्ति पर, मतलब वो आवृत्ति पता करो जिस पर कि इस परिपथ का जो व्यवहार है वो व्यवहार बेसिकली किसकी तरह होगा? प्रतिरोध की तरह होगा। तो मेरे को बताइए प्रतिरोध की तरह व्यवहार कब करता है? जब XL और XC दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यही तो बताया गया आपको कि XL और XC जब आपस में बराबर होंगे उसी समय तो परिपथ के प्रतिरोध की तरह व्यवहार करेगा वो। जरा ध्यान से देखिए, Z इज इक्वल टू हमारे पास में क्या होता है? Z इज इक्वल टू होता है रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर, यही होता है। अब देखिए Z की वैल्यू R के बराबर कब आएगी? क्वेश्चन यही तो पूछ रहा है कि किस आवृत्ति पर व्यवहार जो है, किस आवृत्ति पर व्यवहार जो है वो प्रतिरोध की तरह होगा। मतलब Z किसके बराबर हो जाए? R के बराबर। तो थोड़ी गणित लगाइए। यहां से अगर मैं XL और XC दोनों को आपस में बराबर कर दूं, XL और XC दोनों को आपस में क्या कर दिया जाए? बराबर कर दिया जाए। तो बराबर करते ही Z की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? R के बराबर आ जाएगी। तो Z की वैल्यू R के बराबर होने के लिए आपको बेसिकली ये किस आवृत्ति का, मतलब किसकी बात कर रहा है? वो अनुनादी आवृत्ति की बात कर रहा है। ठीक है ना? तो किसकी बात की जा रही है? अनुनादी आवृत्ति की बात की जाती है। तो अनुनादी आवृत्ति कैसे निकालेंगे? तो अनुनादी आवृत्ति के लिए क्या लिखा जाएगा? XL किसके बराबर होगा? XC के बराबर होगा। और XL XC के बराबर होगा तो हम इसको लिख सकते हैं कि ओमेगा L बराबर ओमेगा C, सॉरी 1/ωc। तो ये बेसिकली हो गया ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC। तो ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC, जो हमने पहले भी फॉर्मूला डेराइव किया ही था। अब इसके अंदर जरा ध्यान से देखिए, ये L और C की वैल्यू, और L और C की वैल्यू आपको न्यूमेरिकल में गिवन है। L की वैल्यू है 200 मिली हेनरी और C की वैल्यू है 10 माइक्रोफैरड। तो प्रश्नानुसार L कितना दे रखा है आपको? L दे रखा है आपको 200 मिली हेनरी। तो ये हो गया 200 मिली हेनरी। मिली को जरा कन्वर्ट करो तो बेसिकली क्या लिखा जाएगा? 10 की घात -3 हेनरी। कितना हो जाएगा बच्चों? 10 की घात -3 हेनरी। और कैपेसिटर कितना दे रखा है? 10 माइक्रोफैरड। तो कैसे लिखेंगे? C बराबर 10 इंटू 10 की घात -6 फैरड। यही हुआ। तो अगर वैल्यू लिखी जाए तो ओमेगा बराबर आ जाएगा 1/√LC। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा? 1/√L की वैल्यू, L की वैल्यू कितनी है बच्चों? 200।
इंटू 10 की घात -3 इंटू सी की वैल्यू कितनी आ रही है? सी की वैल्यू आ रही है 10 इंटू 10 की घात -6। ठीक, तो अगर इसको सॉल्व किया जाए तो देखो थोड़ा कॉम्प्लिकेट आंसर तो आ रहा है। तो इसको बेसिकली लिखा जाए तो ये 2 जीरो से कट गया तो 10 की घात -1 बचा। 10 की घात -1 से ये 10 की घात -1 ये भी कैंसिल आउट हो गया। जरा ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, अगर थोड़ा सा सही से देखा जाए तो आसानी से सॉल्व हो जाता है। ये 2 जीरो और एक जीरो, 3 जीरो हो गए। ये तीनों जीरो मिलकर के इसको कैंसिल आउट कर लेंगे तो अंदर बच गया √2 इंटू 10 की घात -6। कितना आया? √2 इंटू 10 की घात -6। जब -6 के रूट को बाहर लोगे तो ओमेगा इज इक्वल टू लिखोगे 1/√2 इंटू 10 की घात -3, यही लिखी जाएगी। तो 10 की घात -3 को अगर लिखोगे तो 10 की घात +3 मतलब 1000 ऊपर चला जाएगा। 10 की घात -3 को ऊपर लेके चले गए +3 तो 1000 हो गया, डिवाइड बाय √2। और डिवाइड बाय √2 तो आपको पता होना चाहिए कि 1/√2 की वैल्यू फिक्स होती है 0.707। कुछ चीजें अगर डायरेक्ट याद कर ली जाए तो न्यूमेरिकल करने में आसानी होती है। तो एक वैल्यू याद कर लो, 1/√2 की वैल्यू कितनी होती है? 0.707। तो ओमेगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0.707 इंटू 1000। तो 1000 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ गया 707 रेडियन बाय सेकेंड। ये बेसिकली आपका ओमेगा आ गया। तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी कि ओमेगा बेसिकली किस तरीके से अपन फाइंड करते हैं। क्लियर है बात? अब इसके अंदर देखिए एक क्वेश्चन और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके बारे में भी ध्यान रखना। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो अक्सर कई बार जो है वो पूछा जाता है एग्जाम में। और क्वेश्चन क्या है कि ऐसा क्यों होता है कि एक संधारित्र जो होता है वो एसी को तो जाने देता है लेकिन डीसी को रोक लेता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। तो उस क्वेश्चन को मैं पूरा लिख रहा हूं कि क्या कारण है कि एक संधारित्र एसी को जाने देता है, मतलब पास करता है। कहने का मतलब है जाने देने का मतलब, जबकि डीसी को रोक देता है, या जाने देते की जगह गुजरने देता है। तो यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एसी को तो जाने देगा एक संधारित्र जबकि डीसी को ब्लॉक कर देगा, रोक देगा। ऐसा क्यों होता है? तो जरा ध्यान दीजिए, अगर संधारित्र के बारे में बात की जाए तो एक संधारित्र जो होता है उस संधारित्र के अंदर कुछ प्रतिघात उत्पन्न होता है और उस प्रतिघात को अपन एक्सी कहते हैं। और इस एक्सी के अगर मैथमेटिकल डेरिवेशन की बात की जाए तो इसकी गणितीय व्युत्पत्ति ऑफ एक्सी इज इक्वल टू होता है 1/ω_c। और ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं 2πf इंटू सी, 1/2πf इंटू सी हो जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिए, सबसे पहले मैं बात करूं केस 1 डीसी के लिए, क्योंकि डीसी को तो रोक रहा है, डीसी को जाने नहीं दे रहा है। ऐसा क्यों कर रहा है? डीसी क्यों नहीं गुजर पाती? तो जरा ध्यान दीजिए कि जो डीसी होती है, जो प्रत्यावर्ती धारा के ऑपोजिट जो हम दिष्ट धारा पढ़ते हैं 5वें चैप्टर में विद्युत धारा से, जिसमें बैटरी जोड़ के पढ़ते हैं, तो जो दिष्ट धारा होती है उस दिष्ट धारा की आवृत्ति कितनी बताई जाती है? तो आवृत्ति 0 होती है। यह क्वेश्चन भी याद रखिएगा कि एक दिष्ट धारा की आवृत्ति कितनी होती है? 0 होती है। तो दिष्ट धारा की आवृत्ति कितनी है बच्चों? 0 है। जरा दिष्ट धारा की आवृत्ति 0 रखिए इस फॉर्मूले में। तो इसको जब 0 रखोगे तो एक्सी बराबर आएगा 1/0 और 1/0 की वैल्यू आ गई अनंत। 1/0 क्या आएगा आपका? अनंत आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि यह संधारित्र डीसी के लिए अनंत प्रतिरोध उत्पन्न कर रहा है। जरा ध्यान से देखिए, धारितीय प्रतिघात अनंत आ रहा है। धारितीय प्रतिघात का मतलब क्या हो गया? यह रुकावट पैदा कर रहा है, यह उसको रोकने का काम कर रहा है। अनंत प्रतिरोध का मतलब क्या हो गया? धारा का एक भी अंश गुजर नहीं पाएगा इसके अंदर से।
तो डीसी तो रुक जाएगी। अब दूसरी तरफ एसी को भी देख लेते हैं। तो अगर एसी की बात की जाए तो एसी के लिए तो एसी की जो आवृत्ति होती है वो 0 तो नहीं होती, 50 हर्ट्ज है, 60 हर्ट्ज है, 70 हर्ट्ज है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन 0 के बराबर नहीं होगी। और 0 के बराबर नहीं होगी तो फॉर्मूला होता है XC बराबर 1/2 पाई FC। जब आवृत्ति 0 नहीं है, कुछ वैल्यू है, तो बताइए XC का मान कभी अनंत आ सकता है क्या? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि F का मान जब 0 होगा तभी XC का मान अनंत आएगा। लेकिन यहां पे जरा ध्यान दीजिए, F का मान 0 के बराबर नहीं है। F जब 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब XC का मान रोकने का प्रयास तो करेगा, लेकिन वो रुकावट अनंत नहीं होगी। और अनंत नहीं हुई, इसका मतलब क्या समझे कि धारा को गुजरने देगा। मतलब प्रत्यावर्ती धारा जो AC है वो तो चल जाएगी, उसके अंदर से पास हो जाएगी, लेकिन जो DC है वो ब्लॉक हो जाएगी, वो रुक जाएगी, क्योंकि उसके लिए एक संधारित्र कितना प्रतिरोध उत्पन्न करता है? अनंत प्रतिरोध उत्पन्न करता है। तो इस बात को अगर प्रॉपर वे में लिखे तो लिखा जाएगा, जब एक संधारित्र को डीसी स्रोत से जोड़ा जाता है तो यह अनंत प्रतिघात, ब्रैकेट में लिख सकते हैं अपन XC बराबर अनंत, उत्पन्न करता है, जबकि AC के लिए इसका मान अनंत नहीं होता। अतः AC संधारित्र से गुजर जाती है, जबकि DC ब्लॉक हो जाती है। तो DC तो बेसिकली क्या हो जाएगी? आपकी ब्लॉक हो जाएगी। DC को तो जाने नहीं देगा, लेकिन जो AC है वो AC उसके अंदर से गुजर जाएगी, क्योंकि AC के लिए जो प्रतिरोध है, जो प्रतिघात है, वो अनंत नहीं होता। और अनंत नहीं होता मतलब धारा के कुछ हिस्से को जाने देगा, जबकि प्रत्यावर्ती अदिष्ट धारा जो है उसके एक भी अंश को जाने नहीं देगा। समझ में आ रही है बात? तो आई होप आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आई होगी। आज हमने अनुनादी आवृत्ति के बारे में इस वीडियो लेक्चर में बात की। अनुनादी आवृत्ति क्या होती है, अनुनादी आवृत्ति के पहले सर्किट कैसा होता है, बाद में सर्किट कैसा होता है, अनुनादी आवृत्ति पे कैसा होता है, उसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल देखा। और साथ ही आज हमने जाना इस वीडियो लेक्चर में कि एक संधारित्र जो है वो AC को पास क्यों करता है और DC को ब्लॉक क्यों करता है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ज्ञानवर्धक लगा हो, आपको सही में समझ में आई हो सारी बातें, तो थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल। साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।